जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और आज हम पहुंचे हैं कमांडर सुनील के पास, जिन्होंने लोकसभा भिवानी महेंद्रगढ़ से अपनी ताल ठोक दी है। आप सभी जानते हैं कि इन्होंने जो सैनिक प्रकोष्ठ से बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद इन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से अपनी ताल ठोकी है। तो फौजियों को भी इंतजार था कि हमारा कोई फौजी साथी मैदान में आए, क्योंकि पूर्व सैनिक लगभग 100% बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और बीजेपी से नाराज हैं। उसका सबसे बड़ा कारण था वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां। तो आज बात करेंगे कमांडर सुनील जी से कि उनका क्या विजन लेकर वो आए हैं और आगे लोकसभा में क्या इनकी विचारधाराएं रहेंगी, किस पार्टी से इनको टिकट मिल रही है या निर्दलीय ही ताल ठोकेंगे। सभी बातों पर जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार कमांडर जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि ये जो फौजी चैनल है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं भी खुद फौजी हूँ। तो इससे और अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज हिंदुस्तान में एक ऐसा फौजी चैनल भी आया है, और मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा चैनल है जो कि प्योरली एक फौजी चैनल है। जय हिंद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि इतना शानदार चीज़ आपने की है। बहुत इमोशनल हो रहा हूँ मैं इसको देख के। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। तो बात कर लेते हैं कमांडर साहब, आप सैनिक प्रकोष्ठ में थे बीजेपी में और ब्रह्मोत्सव भी आपने कराया समाज के लिए। ब्रह्मोत्सव में, पहले ब्रह्मोत्सव में भी काफ़ी रुकावटें आई, आचार संहिता अभी लगी हुई है। फिर भी हम चर्चा करेंगे कि लोकसभा में जाने का क्या है, कि क्या किसी, सबसे पहली बात करें, क्या किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट का आमंत्रण तो नहीं दिया आपको? कुछ बातचीत चल रही है सर, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने इस्तीफा दिया है भारतीय जनता पार्टी से। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सैनिक प्रकोष्ठ का सह संयोजक रह चुका हूँ पूर्व में। तो सैनिकों की प्रॉब्लम्स के बारे में जानता हूँ, और जब मैंने एक ब्रह्मोत्सव किया था, एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पे ये करने की कोशिश की थी, तो उसमें भी एक सैनिक सम्मान समारोह था। तो सैनिकों से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ सर, और सैनिकों की समस्याएं लेके वो सब चीज़ें मेरे दिल के करीब हैं, और मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, और अच्छा काम करेंगे सब मिलके। बिल्कुल। तो साथियों, बता दें, भिवानी महेंद्रगढ़ में अगर हम सैनिकों की बात करें तो 85,000 के लगभग पूर्व सैनिक हैं। जो सैनिक चल रहे हैं ड्यूटी पर, उनको छोड़कर अगर 85,000 पूर्व सैनिकों की बात करें और यदि एक पूर्व सैनिक के साथ हम 5 वोट बैंक भी लगाते हैं, तो ये अगर दर्शाता है कि कमांडर सुनील को हरा कौन पाएगा। तो इन्हीं से पूछते हैं कि क्या रणनीति है कमांडर साहब, पूर्व सैनिकों को लेकर क्या रणनीति है? सभी आपके साथ हैं, क्योंकि फौजी पार्टी से भी शायद हो सकता है आपकी बात चल रही हो। साहब, पहले तो बता दूं कि हमारी जो हिंदुस्तान में एक फौजी पार्टी बनी है, उस फौजी पार्टी ने भी मुझे पूरा समर्थन दिया है। और बड़े गर्व की बात है कि आज एक फौजी लोकसभा चुनाव में उतरेगा, तो बड़ी अच्छी चीज़ होगी। बड़ा सौभाग्य होगा हमारा कि हम भी अपना प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में रखें और अपनी बातों को पार्लियामेंट में रखें। देखो, हमारी समस्याओं का समाधान, फौजियों की समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही हो सकता है कि हम कोशिश करें कि हमारे जितने पॉसिबल हो सकते हैं अपने लोगों को पार्लियामेंट में, विधानसभा में भेजें, तब जाके हमारी बात सुनी जाएगी। तो देखा साथियों, आपने खुद कमांडर साहब ने बोल दिया, सड़क से संसद तक अब फौजियों का कब्जा होगा। क्योंकि कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसकी चर्चा यहाँ पे जरूरी होगी कि तख्ता पलट। तो ये एक तरीके से पूर्व सैनिकों का तख्ता पलट ही होगा जब सैनिकों की सरकार होगी। लेकिन इसमें बीच में बात करेंगे कमांडर साहब कि फिर मोदी जी के 400 पार का नारा क्या रहेगा? जो मोदी जी की गारंटी है उसको सैनिकों की गारंटी के आगे छोटी पड़ सकती है क्या? साहब, ऐसा है, 400 पार का नारा पूरे हिंदुस्तान के मोदी जी ने दिया है। माननीय मोदी जी बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो भी काम किया है अपने हिसाब से अच्छा ही किया है। मगर फौजियों के लिए थोड़ा सा कुछ भेदभाव हुआ है,
और वो भेदभाव को मिटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ी सी इच्छा हो, थोड़ी सी मेहनत की जाए, ऐसी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है उसमें कि वो जो प्रॉब्लम है हमारे फौजियों की, हम फौजी छोटी छोटी चीज़ों पे जीते हैं सर। और एक चीज़ बताते हैं, हम भीख नहीं मांगते किसी से, हमारा हक है वो, किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक है, सही चीज़ मांग रहे हैं, आप दीजिए हमारे को। किस चीज़ की प्रॉब्लम है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं समझ आती तो हम करके देते हैं, हमारे ऊपर छोड़िए, हम आपको कैलकुलेशन करके देंगे, हम समाधान देंगे, आप उसको अमल में लाइए। किसी चीज़ की कमी नहीं है साहब, किसी चीज़ की। बट एक फौजी देश के लिए जब अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, और एक चीज़ और बताता हूँ साहब, ये जो इलेक्शन है ये लड़े जाते हैं, और फौजी जो होता है वो युद्ध की कला में सबसे निपुण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें इस चीज़ का भरोसा नहीं होना चाहिए कि फौजी कुछ नहीं कर सकते। तो यानी कि इलेक्शन को युद्ध के तरीके से लड़ा जाएगा, कमांडर सुनील द्वारा इलेक्शन युद्ध के तरीके से लड़ा जाएगा, सीधी और स्पष्ट बात यही है। देखो साहब, एक फौजी जब मैदान में, जंग के मैदान में उतरता है तो वो जीरो एरर सिंड्रोम रखता है। जीरो एरर सिंड्रोम का मतलब होता है कि या तो तुम हो या तो हम हैं। तो फिर आप सोच लो कि हम तो हम हैं साहब, हम ही रहेंगे, आप अपनी देखिए क्या होगा। बिल्कुल। अगर अग्निवीर की बात करें, यदि आप सभी पूर्व सैनिकों का साथ मिला और सर्व जातियों का साथ मिला और आप लोकसभा में पहुंचते हैं, तो अग्निवीर पर आपकी क्या राय रहेगी? सदन में सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है, क्योंकि फौजी हैं तो फौज की बात ही वीडियो में ज़्यादा करेंगे। साथियों जो भी देख रहे हैं कृपया बुरा ना माने। अग्निवीर के विषय में क्या राय रहेगी? ये बंद करोगे या इसमें संशोधन या क्या किया जाना चाहिए? साहब मैं आपको एक चीज़ बड़ा खुल के बताऊंगा कि अग्निवीर जो सिस्टम लाए हैं, ये सिस्टम क्यों लाए हैं। अग्निवीर सिस्टम 4 साल के लिए आप लाए हो, एक फौजी को 4 साल रखोगे, उसके बाद आपने बोला जी 75% को, 25% को रख के 75% को आप बाहर निकाल दोगे। वो बच्चा जो आपके पास आएगा वो 4 साल बाद कहाँ जाएगा, क्या करेगा? आपने उसके 4 साल बर्बाद कर दिए। और अग्निवीर जो है उसमें आप उनको किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं? कोई स्पेशलाइज्ड ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जिससे आके उसको बाहर कोई फ़ायदा होगा? सिविल सोसाइटी में आप उसको बंदूक चलाने की, युद्ध लड़ने की और बाकी तरह के टेक्निकल नहीं, टैक्टिकल चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ, आप उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन भी कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है। मैंने नेगेटिव चीज़ बताई तो पॉजिटिव चीज़ भी बता रहा हूँ कि आप 4 साल में एक बंदे को थोड़ा डिसिप्लिन कर देते हैं। इसके सिवाय आप जो ट्रेनिंग देते हैं वो ट्रेनिंग सिविल लाइफ के लिए नहीं है सर, वो सिविल लाइफ की यूज़ नहीं हो सकती। आप बताइए कौन सी ट्रेनिंग सिविल लाइफ की यूज़ होगी? तो क्या, अगर आप, मेरा सवाल वही रहेगा कि लोकसभा में पहुंचे तो अग्निवीर का बहिष्कार करेंगे या समर्थन करेंगे? साहब मेरे हिसाब से अग्निवीर एक पॉजिटिव सेंस में नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि जो जवान जब फौज में भर्ती होता है तो वो उसकी मिनिमम पीरियड जो होती है वो 15 साल की सिग्नेचर करता है, एक बॉन्ड भरता है, और एक ऑफिसर जो होता है वो 20 साल का बॉन्ड भरता है। तो आप ये बताइए कि 15 साल का जवान जब वो बॉन्ड भरता है और 4 साल का जवान जो अग्निवीर में आएगा, आप उनकी कहाँ तुलना कर सकते हैं साहब? कैसी तुलना कर सकते हैं? आप क्या बोलते हो कि युद्ध में जो 15 साल का जवान है वो ज़्यादा निपुण होगा या 4 साल का जो जवान निपुण होगा? ये आपको सिर्फ, अगर फौज में सिर्फ फौज को बढ़ाना है, करना है, आई मीन अग्निवीर के हिसाब से नहीं होगा। अग्निवीर को हमको, अगर अग्निवीर को चलाना है तो उसमें अच्छी तरह संशोधन लाइए, अच्छी तरह चीज़ों को रखिए और उस हिसाब से चलाइए, नहीं तो बंद कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा मुद्दा है, आपने भी देखा होगा पिछले 1.5 साल से पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर बैठे रहे थे और आप भी बीजेपी में थे, हालांकि आपने अभी इस्तीफा दे दिया, लेकिन मोदी जी ने पूर्व सैनिकों की सुध बुध नहीं ली। या तो उनको उनके वोट बैंक का खतरा नहीं है, बीजेपी सोच रही है कि ये पूर्व सैनिक हमारे पैटर्न हो चुके हैं कि भाई ये तो हमें ही वोट देंगे। क्या 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा
आप लोकसभा में जाते हैं तो उसको किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि फौजी हैं और फौजी आज एक विकल्प भी ढूंढ रहा है पूर्व सैनिक कि हम किसको वोट करें। हमने बीजेपी को वोट किया, लेकिन पूर्व सैनिकों में एक दर्द भी है कि पिछले 1.5 साल से हम जंतर मंतर पर बैठे रहे, लेकिन कोई भी छोटी से छोटा नेता या बड़े से बड़ा नेता जंतर मंतर पर उनकी सुध बुध लेने नहीं आया, और उस वोट की चोट को मारने के लिए पूर्व सैनिक तैयार बैठा है। तो उनके लिए क्या कहेंगे? सुध बुध लेने क्यों नहीं आया साहब? सुध बुध लेने इसलिए नहीं आया कि आपका खुद का नेता ही नहीं है, और जो एक दो नेता थे उनकी स्ट्रेंथ इतनी कम है कि वो पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ ज़्यादा उठा नहीं सकते, उठाते तो उनको बिठा दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप जितनी भारी संख्या में अपने फौजियों को पार्लियामेंट में भेजेंगे उसका एक फ़ायदा होगा। एक दूसरा, एक फौजी सिर्फ और सिर्फ अपने सम्मान के लिए जीता और मरता है, और अपने हक के लिए। ये हक हमारा है सर, हमने किसी से मांगा नहीं है, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे इस चीज़ के लिए, ये हमारा हक है। वो आरोपी है, वो आरोपी की जंतर मंतर पे बैठे थे। चला जा सकता है, आप हमें परमिशन दीजिए, हम समाधान निकाल के देते हैं। टाइम दीजिए, 2 महीने का टाइम दीजिए, हम आपको समाधान निकाल के देंगे। आप वक्त दे के तो देखिए, मगर आप उसको सॉल्व करना ही नहीं चाहते। कर सकते हैं साहब, 1-2 प्रॉब्लम आएंगी उसमें जो पिछुअल प्रॉब्लम है, जिनका कोई इलाज नहीं है, बट उसका भी समाधान निकल सकता है। मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और भी क्या है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बस, उसके सिवाय क्या। हाँ, आपको ये देखना है कि आप फाइनेंशियली कैसे मैनेज करेंगे उसको। फाइनेंशियली मैनेज में आप मुझे ये बताइए कि 400 करोड़ रुपए तो हमारे यहाँ कोई खा के भाग जाता है साहब। नहीं, फाइनेंशियल तो पूर्व सैनिक मांग ही नहीं रहे। एक नई रोचक बात है कि पूर्व सैनिक पैसा नहीं मांग रहे, वो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपया दिया है, 3 सदस्यीय जजों की कमेटी बना दो और उसका क्लियर कर दो कि किसको कितना पैसा मिला है। फाइनेंस तो उनको चाहिए ही नहीं, वो तो कमेटी मांग रहे हैं पिछले 1.5 साल से। उसमें क्या समस्या है कमेटी बनाने में? तो फाइनेंस का कोई इशू ही नहीं है। एक बात बताओ, आप जजों की कमेटी फौज पे क्यों बिठा रहे हो? अब हमारे फौजी बैठे, भाई बैठे, ये बैठे, सब बैठे, फौजियों की कमेटी बताओ ना, वो आपको आपके दुख दर्द बताएंगे। जज साहब मान्यवर हैं, बड़े ऑनरेबल जज है। कभी सियाचिन गए हैं वो? कभी भारतीय नौसेना की जहाजों में जब रोलिंग पिचिंग होती है वो देखी है? 40 - 40 डिग्री टेम्परेचर देखा है? या 5G 3G 4G ऊपर जहाज से देखा है कभी? उनको नहीं समझ आएगा साहब क्या है। बिल्कुल। तो साथियों, आपने देखा कमांडर साहब की बात, दर्द छलक रहा है। तो कमांडर साहब, आपको ये एक लास्ट क्वेश्चन ले लें, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जैसे जो अच्छे साथी थे जो बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी के लिए संकट नहीं बन जाएगा ये? 400 पार की जगह कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि अगर आज की बात करें, भिवानी की बात करें, तो भिवानी में एक राजपूत समाज भी बीजेपी का विरोध कर रहा है, पूर्व सैनिक बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, किसान नेताओं को डेली न्यूज़ आती है, किसान जो हैं वो नेताओं को अपने गाँव में घुसने नहीं दे रहे। तो क्या इस प्रकार से बीजेपी की नैया में कमांडर सुनील सबसे बड़ा कांटा तो नहीं बनेगा? साहब, मैंने पहले भी बताया कई बार कि हम फौजी जो है ना, किसी की लाइन नहीं काटते, हम अपनी लाइन बढ़ाते हैं। हम उनमें से नहीं है कि उल्टी सीधी बात करके किसी और को नीचा करें या उसका विरोध करें। हम विरोध नहीं करते, हम अपने आप को ऊपर उठाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि भिवानी महेंद्रगढ़ एक सबसे बड़ी फौजी बेल्ट है पूरे हिंदुस्तान की, और इस फौजी बेल्ट में भी अगर हम, मेरे फौजी भाइयों से सभी से ये कहना है कि मेरे फौजी भाइयों, अगर हम भिवानी महेंद्रगढ़ से भी अपनी जंग को, इस राजनीतिक जंग को नहीं जीत पाएंगे, तो शायद हिंदुस्तान के किसी कोने से हम कोई राजनीतिक जंग नहीं जीत पाएंगे। आपसे यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि एकजुट होइए, और आखिरी के 1 महीने में, पूरा युद्ध 1 महीने का है, और
जी तोड़ मेहनत करेंगे, मेहनत करने से वैसे ही नहीं हम डरते, तो जी तोड़ मेहनत करके इस युद्ध को हम जीत जाएंगे, जीतेंगे, और कमांडर सुनील शर्मा कभी हारेगा नहीं। बिल्कुल। तो साथियों, वीडियो को यहीं तक रखेंगे, और लेकिन कमांडर साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि सैनिक कभी पीछे नहीं हटता। दूसरा, 1 महीने की लड़ाई है, अगर इसको फौज के तरीके से देखें तो आखिरी 100 मीटर की लड़ाई अभी कमांडर सुनील लड़ने के लिए तैयार हैं। देखना ये है कि पूर्व सैनिक बगैर जात पात के होते हुए 37वीं एक जात होता है जो किसी जात पर भरोसा या धर्म पर भरोसा नहीं रखते। तो पूर्व सैनिक किस प्रकार से कमांडर सुनील को साथ देते हैं? कमांडर साहब, अंत में कुछ अपने दर्शकों को या अपने साथियों को कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपको ना, अभी आपने एक 37वीं जात के बारे में बात की, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। मैं एक दौरे पे गया हुआ था और किसी गांव में बैठा हुआ था, तो कुछ चर्चा चल रही थी, किसी सोशल इंजीनियरिंग की, जाति संबंधी की कुछ बातें चल रही थी। तो किसी ने मेरे से पूछा कि सर, आपके पीछे तो कुछ लगा, आपके सुनील के पीछे कुछ लगा हुआ है, तो फिर ये है, वो समीकरण है, वो है। मैंने हाथ जोड़ के उनको बोला, साहब, आपने मेरे पीछे तो देख लिया, मेरे आगे क्या लगता है वो भी आपको देखना चाहिए। मेरे आगे कमांडर लगता है साहब, और ये कमांडर मेरे मरने के बाद भी मेरे से कोई नहीं छीन सकता। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि फौज में ये जात पात का सिस्टम नहीं होता है। बिल्कुल। ठीक है। तो आपने ये बहुत बड़ी बात कही कि 37वीं जात, और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आपको मैं बता दूं कि इस बार वो 37वीं जात एक ऐसा चमत्कार करके दिखाएगी, वो आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो और अब की बार फौजी न्यूज़ का जो नारा है वो एक बार फिर यही रहेगा कि अब की बार फौजी सरकार, सड़क से सांसद तक फौजी सरकार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।